नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं दिन की 100 बड़ी खबरों की तरफ। केंद्र सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। इसके लिए सरकार 29 नवंबर से शुरू होने जा रहा है शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने वाला विधेयक सदन में पेश करेगी। हालांकि क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ ढील भी दे सकती है। ढील वाली कौन सी क्रिप्टो करेंसी होगी, यह अभी साफ नहीं है। वहीं बिल की मदद से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपनी आधिकारिक डिजिटल करेंसी जारी करने के लिए सुविधाजनक फ्रेमवर्क मिलेगा। शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी एवं रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 समेत कुल 26 विधेयक पेश किए जाएंगे। लिस्ट में क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा बिल 10वें नंबर पर है। क्रिप्टो करेंसी बैन लगाने के लिए बिल में किए गए प्रावधानों की खबर सामने आने के बाद बिटकॉइन, इथेरियम समेत अन्य क्रिप्टो में भारी गिरावट देखी जा रही है। उत्तराखंड में उच्च हिमालय पर बर्फ से लदालद भरे हुए हैं। यहां इस साल अक्टूबर से ही बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। चमोली जिले में बद्री धाम समेत केदारनाथ में इस साल अक्टूबर शुरुआत में ही बर्फबारी हो चुकी है। पिथौरागढ़ जिले के सीमांत घाटियां में भी बर्फ गिर रही है। अमूमन इन इलाकों में बर्फबारी नवंबर मध्य से शुरू होती है। इस वजह से राज्य में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। नवंबर में इतना सर्द मौसम राज्य के कई हिस्सों में दशकों में नहीं देखा गया है। 1985 में नवंबर में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया था इन इलाकों में। कुमाऊं के लोहाघाट में तापमान 3.5, चंपावत में 3.9 और मसूरी में 5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क चुका है। अगर अगले कुछ दिनों में तापमान 3 डिग्री तक लुढ़का तो 36 साल पुराना रिकॉर्ड टूट जाएगा। आर्यभट्ट के शोध संस्थान के मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सामान्य तौर पर साल में ठंड के हिस्से 90 से 100 दिन आते हैं, जो कम बर्फबारी और ग्लोबल वार्मिंग के चलते लगातार कम हो रहे हैं। 20 से 30 दिनों का इजाफा हो सकता है। राज्य में नवंबर आखिरी दिनों में हिमपात होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इससे मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 2500 मीटर से ऊपर की ऊंचाई वाले स्थानों में हिमपात हो सकता है, जबकि निचले इलाकों में हल्की बारिश होने की भी संभावना है। वहीं दिसंबर शुरुआत में पर्यटक स्थलों में अच्छा खासा हिमपात होने की उम्मीद है। कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद केंद्र सरकार अब नए श्रम कानून को टालने की तैयारी में है। श्रम मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि नए श्रम कानूनों को लागू करने की समय सीमा 4 बार बढ़ाई जा चुकी है। पहले 3 बार जब समय सीमा बढ़ाई गई तब कानून लागू करने की अगली तारीख तय की जा रही है, लेकिन अब चौथी बार समय सीमा बढ़ाते हुए मंत्रालय ने इसकी अगली तारीख तय नहीं की है। अधिकारी ने बताया कि अगले 3-4 महीने के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं, उसके बाद ही कानूनों को लागू करने पर विचार किया जा सकता है। केंद्र ने श्रम कानूनों को लेकर 2019 और 2020 में विधेयक पारित किए थे। 10 ट्रेड यूनियन इसके विरोध में है। यूनियनों को प्रावधानों पर आपत्ति है जिनके कर्मचारी को नियुक्त करते हुए बर्खास्त करने के नियम कंपनियों के आसान किए गए हैं। श्रम कानूनों को लेकर कामगार वर्ग में विरोध उभरता हुआ सरकार सियासी नजरिए से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव तक कोई नया रिस्क नहीं लेना चाहती। बेंगलुरु में सोसाइटी जर्नल जीएससी के अर्थशास्त्री कुणाल कुंड का कहना है कि श्रम कानून को लागू करने में देरी अर्थव्यवस्था के लिए झटका साबित होगी। केंद्र सरकार ने नए कानून देश में कारोबार के लिए अच्छा माहौल बनाने और निवेश बढ़ाने के इरादे से बनाए हैं। अगर वे लंबे समय तक टलते रहेंगे तो यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह होगा। दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने फंगस के एक नए स्ट्रेन की पहचान की है। दिल्ली एम्स में इससे जूझ रहे 2 मरीजों की हाल ही में मौत हुई है। दोनों मरीजों को क्रोनिक प्लोमनरी डिजीज की परेशानी के बाद भर्ती किया गया था। दुनिया में ये अलग किस्म का फंगस है। 2005 में सामने आया था। इसके बाद कई देशों के डॉक्टर्स ने अपने यहाँ के मरीजों में इसके होने की पुष्टि की थी।
इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में पब्लिश रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एम्स में दम तोड़ने वाले एक मरीज की उम्र 50 तो दूसरे की 40 साल थी। पहले मरीज को प्राइवेट अस्पताल ने संक्रमण कम ना होने के बाद एम्स रेफर किया था। एम्स में उन्हें इस तरह का फंगस हुआ जिसमें एंटी फंगल दवाई दी गई। 1 महीने तक चले इलाज के बाद भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट से नियुक्त समिति के सदस्यों में से एक अनिल धनवत ने चीफ जस्टिस से 3 कृषि कानूनों पर रिपोर्ट को जल्द से जल्द सार्वजनिक करने पर विचार करने या समिति को ऐसा करने के लिए अधिकृत करने का आग्रह किया है। शेतकरी संगठन के वरिष्ठ नेता धनवत ने मंगलवार को सीजीआई को लिखी चिट्ठी में कहा कि यह रिपोर्ट कई किसानों की गलतफहमी को कम कर सकती है जो मेरी राय में कुछ नेताओं द्वारा गुमराह किए गए हैं। धनवत ने कहा कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए सरकार के फैसले के बाद समिति की रिपोर्ट अब प्रासंगिक नहीं है, लेकिन सिफारिशें व्यापक जनहित की हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी फिलहाल दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कई नेताओं को टीएमसी की सदस्यता दिलाई। इनमें कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद और अशोक तन्वर का नाम भी शामिल है। ममता का यह दौरा 25 नवंबर तक चलेगा। पहले 24 को ममता पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़कर टीएमसी में शामिल होने से बिफरे बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर चौधरी ने कहा कि ममता दिल्ली में खरीद फरोख्त करने आई हैं। हरियाणा के पूर्व कांग्रेसी नेता अशोक तन्वर ने टीएमसी की सदस्यता ग्रहण की है। तन्वर कभी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के करीबी में गिने जाते थे। तन्वर हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में पैसे लेने के आरोपों के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ तल्खी भी उनके कांग्रेस छोड़ने की बड़ी वजह रही है। तंवर ने टीएमसी में जाने के बाद कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, देश परेशान है। ममता के अलावा कोई नहीं है जो बीजेपी को चुनौती दे सकता है। ममता के अलावा कोई नहीं है जो बीजेपी को हरा सकता है। कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद ने मंगलवार को दिल्ली में टीएमसी की सदस्यता ग्रहण कर ली। ममता बनर्जी की मौजूदगी में आजाद ने पार्टी की सदस्यता ली। इस मौके पर आजाद ने कहा कि बीजेपी लोगों को बांटने की राजनीति करती है। आज यानी 23 नवंबर को सोना चांदी के दाम में बड़ी गिरावट आई है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में सोना 1008 रुपए सस्ता होकर 47,826 रुपए पर आ गया है। अगर चांदी की बात करें तो एमसीएक्स पर दोपहर 6 बजे ये 1121 रुपए की गिरावट के साथ 63,450 रुपए पर ट्रेंड कर रही थी। सराफा बाजार में यह 2,048 रुपए सस्ती होकर 63,781 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। सोना अभी अपने रिकॉर्ड हाई से काफी सस्ता चल रहा है। पिछले साल अगस्त में इसकी कीमत 56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई थी। यह एक रिकॉर्ड था। अभी यह 47,826 रुपए पर है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नींव 25 नवंबर को रखी जाएगी। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसके साथ ही दिल्ली शहर देश का पहला शहर बन जाएगा जहां 70 किमी की रेंज में अब तक 3 एयरपोर्ट होंगे। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण में 29,650 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यहां एक साथ 178 विमान खड़े हो सकेंगे। पहली फ्लाइट यहां से सितंबर 2024 में उड़ेगी। उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक रोजाना करीब 35,000 यात्री दिल्ली से नोएडा एयरपोर्ट की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। दिल्ली एयरपोर्ट से जेवर की दूरी करीब 70 किलोमीटर है, जबकि हिंडन से दिल्ली एयरपोर्ट की दूरी करीब 65 किलोमीटर है। एयरपोर्ट पर साल भर में 6.5 करोड़ यात्री यात्रा करते हैं। अगले 5 साल में यह संख्या बढ़कर 10 करोड़ हो जाएगी। तीन महीने बाद अब राजस्थान में एक बार फिर से कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा संक्रमित बुजुर्ग और बच्चे आ रहे हैं। कुल मरीज में से 70% मरीज ऐसे ही हैं। मंगलवार को भी प्रदेश में 21 अगस्त के बाद एक ही दिन में 23 मरीज सामने आए हैं। इससे पहले सुबह एक निजी स्कूल के 12 बच्चों में कोरोना की पुष्टि हुई है। जयपुर के डॉक्टर नरोत्तम शर्मा के मुताबिक इन 51 संक्रमित में से 70% मरीज ऐसे हैं कोरोना वैक्सीन की जिन्हें दोनों डोज लग चुकी हैं।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा 30 से 50 साल की एज ग्रुप के 31 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। इनमें सभी वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगवा चुके हैं। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि जितने भी मरीज अब तक जयपुर में मिले हैं वो उम्रदराज हैं। सभी के परिवारों के सैंपल लेकर उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि हम जल्द ही स्कूलों में भी रैंडम सैंपलिंग शुरू करवाएंगे। राज्य की 35 माह पुरानी गहलोत सरकार को 122 विधायकों का समर्थन हासिल है। इनमें 108 कांग्रेस के, 13 निर्दलीय और 1 राष्ट्रीय लोकदल विधायक है। खास बात यह है कि इसमें से 60% से अधिक विधायकों की सत्ता में भागीदारी हो सकती है। सरकारी मुख्य सचेतक और विधानसभा अध्यक्ष भी शामिल हैं। वहीं 40 राजनीतिक नियुक्तियां बोर्ड, आयोग और नगर सुधार न्यास में होंगी है। इनमें से भी विधायकों को जिम्मा मिलेगा। 2004 में संविधान संशोधन में नियम बना कुल सदस्य संख्या के 15% ही मंत्री बन सकते हैं। राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य हैं, इसलिए सीएम सहित 30 मंत्री बन सकते हैं। इंदौर कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में एक व्यक्ति ने ऑनलाइन शॉपिंग करके अमेजॉन के खिलाफ शिकायत की है। उनके बेटे ने अमेजॉन से जहर मंगवाकर 3 महीने पहले सुसाइड कर लिया था। पिता ने कलेक्ट्रेट मनीष सिंह से अमेजॉन वेबसाइट पर ऐप को बंद कराने की गुहार लगाई है। कलेक्ट्रेट ने कहा है कि जांच कराएंगे। अमेजॉन की अगर गलती पाई जाती है तो जिम्मेदारों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। लोधा कॉलोनी निवासी रणजीत वर्मा का बेटा आदित्य फ्रूट सेलर था। रणजीत के मुताबिक उसने अमेजॉन से जहर के 4 पैकेट मंगवाए थे। 29 जुलाई को उसकी हालत खराब हुई तो चोईथा राम अस्पताल में उसे दाखिल किया गया था। 30 जुलाई को उसकी मौत हो गई। हॉस्पिटल ले जाने के दौरान घर में ही जहर का पैकेट मिला था। उसने कितनी मात्रा में जहर खाया इसका पता नहीं चल सका। पिता ने बताया कि आदित्य ने 22 जुलाई को अमेजॉन पर ऑर्डर बुक किया था। बुकिंग नंबर और ऑर्डर नंबर भी है। ऐसे ही दूसरे ऑर्डर का भुगतान नहीं करने पर कंपनी ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया था। मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने और फीस को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने सोमवार को आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें स्कूल को पूरी फीस वसूलने और क्लास का तरीका तय करने का भी अधिकार दे दिया गया है। बच्चों को स्कूल आने के लिए पेरेंट्स की अनुमति जरूरी है, लेकिन यह साफ नहीं है कि अगर पेरेंट नहीं भेजना चाहते हैं तो क्या करेंगे। यदि स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई बंद कर देगा तो फिर कैसे क्लास चल पाएगी बच्चों की, यह भी अभी स्पष्ट नहीं है। अब इन्हीं 3 वजहों से विवाद में आए इन निर्णय को लेकर जागृत पालक संघ मध्य प्रदेश भी कोर्ट जाने की तैयारी में है। शासन के अस्पष्ट निर्देशों को लेकर संघ एक याचिका दायर करने जा रहा है। शासन ने नए आदेश में इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। एक स्कूल पर छोड़ा है कि वे किस तरह क्लास संचालित करते हैं। कुछ स्कूल ने सप्ताह में 3 दिन का टाइम टेबल बनाया है। 3 दिन ऑफलाइन और 3 दिन ऑनलाइन क्लास चलेगी। इसमें भी यह शर्त है कि ऑनलाइन में जो पढ़ाया जाएगा वह ऑफलाइन में नहीं पढ़ाया जाएगा। जो ऑफलाइन में पढ़ाया जाएगा वो ऑनलाइन में उसकी पढ़ाई नहीं होगी। सरकार ने किसी तरह के निर्देश नहीं दिए हैं, यानी यह स्कूल और ट्रेवल्स कंपनी पर छोड़ दिया है। ऐसे में किराया क्या होगा, वह किस तरह लिया जाएगा, इस पर भी अभी निर्णय नहीं हो सका है। रायपुर में मंगलवार की शाम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त बवाल किया। सीएम का पुतला फूंकने के ऐलान के साथ ही सभी भाजपा कार्यकर्ता जय स्तंभ चौक पर पहुंच गए। दूसरी तरफ मोदहापारा, आजाद चौक, गोल बाजार जैसे थानों के इंस्पेक्टर और सिटी एसपी तारिकेश्वर पटेल भी अपनी टीम के साथ मुस्तैद थे। पुलिस यहां मुख्यमंत्री का पुतला जलने से रोकने आई थी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित शाहू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को लेकर सीएम के गोबर वाले बयान की हम निंदा करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पूरे राज्य में विरोध किया जाएगा। जहां भी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम होंगे, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता काले झंडे दिखाकर उसका विरोध करेंगे। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने अपनी तीसरी वर्षगांठ से पहले एक बार फिर मंत्रिमंडल में फेरबदल किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री बनाए हैं।
7 मंत्री ऐसे हैं जो सिर्फ 12वीं क्लास तक पढ़े हैं, जबकि स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा सिर्फ 10वीं पास हैं। वहीं 3 मंत्री बीडी कल्ला, सुभाष गर्ग व महेश जोशी ने पीएचडी कर रखी है। 12वीं पास राजेंद्र गुडा सैनिक कल्याण बोर्ड, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा मंत्री बन सरकार का कामकाज देखेंगे। इसके साथ ही 10वीं पास भजन लाल जाटव सार्वजनिक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। राजस्थान में हुए मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद निभा हेड़ा विधायक उदयलाल अंजना प्रदेश के सबसे अमीर मंत्री बन चुके हैं। विशेंद्र सरकार के दूसरे सबसे अमीर मंत्री के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद अशोक गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल की औसत आयु में 3.8 साल की बढ़ोतरी हुई है। मंत्रिमंडल औसत आयु के हिसाब से 60.8 साल का है। पहले केंद्र नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद औसत आयु घटी थी। पहले केंद्र के मंत्रिमंडल की औसत आयु 61 साल थी, जो विस्तार के बाद घटकर 58 साल हो गई है। अजमेर के किशनगढ़ की पाश कॉलोनी में मंगलवार रात करीब 2:30 बजे 4 लुटेरे मार्बल व्यवसायी के घर में घुसे। यहां परिवार के लोगों को डराने के लिए फायरिंग भी की। घर में मौजूद 6 लोगों के हाथ पैर बांधकर उनके साथ मारपीट भी की गई। चोर सीसीटीवी की डीवीआर भी साथ ले गए। लुटेरे अब घर में लगे सीसीटीवी की डीवीआर भी अपने साथ लेकर जाने का एक वीडियो भी सार्वजनिक हुआ है। अन्य कैमरों से लुटेरों की पहचान की जा रही है। मारपीट में घायल व्यावर निवासी केशव गांधी को मार्बल सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की पड़ताल में जुट गए हैं। बदमाशों के वहां से निकलने के बाद घर वाले चिल्लाने लगे। इस पर उनकी आवाज सुन पड़ोस के लोग भी पहुंचे। परिवार के सभी सदस्यों के हाथ पैर बंधे हुए थे। सीओ सिटी भूपेंद्र शर्मा व मदनगंज थाना प्रभारी मनीष चारण सहित मदनगंज पुलिस मौके पर पहुंची। पास ही लगे सीसीटीवी में 4 लुटेरे कार से आते व जाते हुए दिख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने एक वर्चुअल समिट में भारत समेत कई देशों को आमंत्रित किया है। यह समिट लोकतंत्र के मुद्दे पर होगा। हालांकि इस वर्चुअल समिट में बाइडेन ने चीन को आमंत्रित नहीं किया है। प्रमुख पश्चिमी सहयोगी इराक, भारत और पाकिस्तान सहित 110 देशों को इस बैठक में आमंत्रित किया गया है। चीन इस बैठक में आमंत्रित नहीं है। हालांकि ताइवान को भी आमंत्रित करने से चीन और अमेरिका के रिश्तों में और तल्खी आ सकती है। इस लिस्ट में तुर्की का भी नाम नहीं है। मध्य पूर्व के देशों में इजराइल और इराक को आमंत्रित किया गया है। वहीं अमेरिका के पारंपरिक अरब सहयोगी मिस्र, सऊदी अरब, जॉर्डन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को न्योता नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली यात्रा पर हैं और आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। शीतकालीन सत्र से पहले ममता बनर्जी का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। ममता बनर्जी और पीएम मोदी की यह मुलाकात शाम 5 बजे होगी। पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान ममता बनर्जी सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने और त्रिपुरा में हो रहे अत्याचारों के मुद्दे उठाएंगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या अनुच्छेद 355 कहां है? भारत सरकार द्वारा त्रिपुरा को कितने नोटिस भेजे गए हैं? उन्हें संविधान की परवाह नहीं है। उनका एक ही दायित्व है कि वो लोगों को धोखा दे रहे हैं। ये सब ममता बनर्जी के बयान में शामिल है। त्रिपुरा में पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले और एक युवा नेता साइनी घोष की गिरफ्तारी के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में तृणमूल कांग्रेस सांसदों के धरने में वह शामिल नहीं हो सकेंगी, लेकिन उनके साथ निश्चित तौर पर एकजुटता व्यक्त करेंगी। 13 नवंबर को असम राइफल के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे। अब मणिपुर सरकार इस मामले की जांच एनआईए को सौंप रही है ताकि विदेश में छुपे आतंकियों को ढूंढा जा सके। मणिपुर में पहले मां बहन सब ग्रुप बनाकर घर के बाहर बैठती रहती थी। उन्हें डर सताता था कि न जाने कौन आएगा और बेटे पति को पकड़ेगा। रात भर गेट पर सोती थी। अब सब घर में आराम से सोते हैं। ये बयान मुख्यमंत्री के हैं। मणिपुर बंद भी नहीं होता। सुरक्षा के साथ ही मोदी जी ने मणिपुर को इनर लाइन परमिट भी दे दिया है, जिसकी सालों से डिमांड थी। स्टेट और नेशनल हाईवे बन गए हैं। घर घर गैस पहुंच रही है। वाटर सप्लाई और आयुष्मान फायदा लोगों को लगातार मिल रहा है।
आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी आगामी पंजाब चुनाव के लिए अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस या भाजपा से पहले करेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब कांग्रेस घोषणा नहीं कर रही है कि चरणजीत चन्नी या सुखजिंदर सिंह रंधावा या नवजोत सिद्धू में से कौन सीएम का चेहरा होगा। यूपी में बीजेपी यह घोषणा नहीं कर रही है कि योगी या कोई और सीएम फेस होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं सिद्धू के साहस के और उनकी प्रशंसा करता हूं। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री चन्नी ने दावा किया था कि जनता को 5 रुपए प्रति घन फुट पर रेत बेची जा रही है तो सिद्धू ने उनकी बात को सुधारा था। भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी वाला ईमेल मिला है। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद गंभीर क्रिकेट के अलावा भी कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। डीसीपी सेंट्रल श्वेता चौहान ने बताया कि धमकी भरा मेल आईएसआईएस कश्मीर से मिला है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है। वरिष्ठ कांग्रेस मणिशंकर अय्यर की ताजा टिप्पणी विवादों के घेरे में है। नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों में हम अमेरिका के गुलाम बन गए हैं। अय्यर की इस टिप्पणी पर बीजेपी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। सोशल मीडिया पर उनकी छीछालेदर हो रही है। इसी बहाने कई लोगों ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से चीनी राजदूत की गुप्त मुलाकात का भी जिक्र किया। अय्यर की ताजा टिप्पणी को सोशल मीडिया पर एक धड़ा आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहा है। कई ने ट्वीट्स में कहा है कि अय्यर का यह बयान 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से कांग्रेस को डुबो देगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को अमृतसर पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल ने पार्टी छोड़ रहे नेताओं के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा। केजरीवाल ने सिटिंग विधायकों के पार्टी छोड़ने के संबंध में कहा कि जिन्हें टिकट नहीं मिल रहा है वही एमएलए दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। हम गंदी राजनीति खेलना नहीं चाहते, वरना आज भी कांग्रेस के 25 विधायक हमारे संपर्क में हैं। केजरीवाल ने रेत माफिया के बहाने नवजोत सिद्धू की तारीफ भी की। केजरीवाल ने कहा कि सिद्धू की हिम्मत की दाद देनी होगी कि सीएम चन्नी को सबक सबके सामने मंच पर झूठ बोलने पर टोक दिया। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति समिति के सदस्यों में से एक अनिल धनवत ने चीफ जस्टिस से 3 कृषि कानूनों पर रिपोर्ट को जल्द से जल्द सार्वजनिक करने पर मांग की। शेतकरी संगठन के वरिष्ठ नेता धनवत ने मंगलवार को सीजेआई को लिखी चिट्ठी में कहा कि यह रिपोर्ट कई किसानों की गलतफहमी को कम कर सकती है, जो मेरी राय में कुछ नेता द्वारा गुमराह किए गए। कृषि कानूनों को निरस्त करने के सरकार के फैसले के बाद समिति की रिपोर्ट अब प्रासंगिक नहीं है, लेकिन सिफारिशें व्यापक जनहित की हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट की आगे के लिए मार्गदर्शक भूमिका भी हो सकती है। तो खबर फटाफट में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार।